हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रश्न जो है अल्टरनेटली कई दफ़ा लगभग पूछा ही जाता है, तो इसे अच्छे से तैयार करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा एक और बात दोस्तों, देखिए, अलग अलग तरह की डिमांड को पूरी नहीं की जा सकती, वो भी अलग अलग ऑप्शनल को, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी पेपर 1, पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसके भी आप नोट्स की बात करते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना आज का प्रश्न है, अपर्दन चक्र की संकल्पना के संबंध में डेविस एवं पेंग के विचारों की तुलना एवं उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कहता है कि डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जब कोई उत्थित भूखंड अपने आधार तल तक अपर्दित होकर अंततः एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। मान लेते हैं ये कोई भूखंड है, ये क्या है, ये अपर्दित होते होते धीरे धीरे एक समतल मैदान में बदल गया। तो इसके होने में, ऐसा होने में जो टाइम पीरियड लगा, कहता है डेविस के इस अपर्दन चक्र के कई सारे आलोचक हुए। उनमें सबसे बड़े आलोचक हुए वाल्टर पेंक। इन्होंने क्या कहा है तो देखिए, वाल्टर पेंक ने डेविस के अपर्दन चक्र की मूल अवधारणा को स्वीकार किया, लेकिन उनका विरोध अपर्दन चक्र की कार्यिक प्रक्रिया से था। ठीक है, पेंक ने अपना सिद्धांत अलग से प्रतिपादित नहीं किया, बल्कि डेविस की आलोचना करने के संदर्भ में ही अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बावजूद भी डेविस एवं पेंक के सिद्धांतों में कुछ समानता के बिंदु मिलते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। देखते हैं क्या है। कहता है कि डेविस एवं पेंक दोनों ने माना कि स्थलाकृतियों का विकास चक्रीय क्रम में होता है, अर्थात दोनों विद्वानों ने स्थलाकृति के विकास में चक्रीय विकास प्रक्रिया को मान्यता दी है। वहीं दोनों विद्वान मानते हैं कि अपर्दन चक्र प्रारंभ होने के लिए भूखंड का उत्थान होना भी जरूरी है। पहले भूखंड होगा तभी तो उसका अपर्दन होगा। ये जो है दोनों डेविस और पेंक का मानना है। इसके अलावा दोनों विद्वानों के अनुसार अपर्दन चक्र की क्रिया तब तक चलती है जब तक अनुवर्ती नदी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेती। दोनों विद्वानों ने समुद्री सतह को विश्वव्यापी आधार सतह को बताया है। आगे कहता है कि दोनों विद्वान मानते हैं कि अपर्दन चक्र का अंतिम परिणाम जो है आकृति विहीन समतल मैदान होता है। मतलब इसका जो है लास्ट जो स्टेज होगा ये मैदान ही होगा। बात करें दोनों के विचारों में मतभेद की, तो कहता है वाल्टर पेंक ने डेविस के अपर्दन चक्र की मूल अवधारणा को स्वीकार किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डेविस से 4 बिंदुओं पर असहमति जताई। देखते हैं वो क्या 4 बिंदु है। पहला है उत्थान से संबंधित मतभेद, ढाल के संबंध में मतभेद, संप्रदाय मैदान से संबंधित मतभेद और चक्रीय प्रक्रिया से संबंधित मतभेद। उत्थान से संबंधित मतभेद की अगर बात करें तो कहता है कि डेविस ने अपने अपर्दन चक्र के सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि जब तक उत्थान होता है तब तक अपर्दन चक्र प्रारंभ नहीं होता, बल्कि उत्थान समाप्त होने के बाद जो है अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है। बात करें अगले पॉइंट की, तो देखिए डेविस ने उत्थान की अवधि को चक्रीय अवधि में शामिल नहीं किया। इसमें उत्थान की अवधि चक्रीय अपर्दन की अवधि से छोटी होती है, अर्थात डेविस ने तीव्र गति से उत्थान की बात कही है। फिगर में आप देख रहे हैं काफ़ी तेजी से उत्थान हुआ है, लेकिन अपर्दन जो है इसकी गति उत्थान से कम है। कहता है कि पेंक के अनुसार उत्थान मंद दर से दीर्घकालिक होती है, अर्थात उत्थान धीरे धीरे लंबे समय तक होता है। पेंक ने बताया कि उत्थान प्रारंभ होने के साथ ही अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन डेविस ने क्या बताया था कि नहीं, पहले उत्थान होता है फिर अपर्दन। कहता है क्योंकि अपर्दन जो है उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता, ये पेंक का कहना है। इसके अनुसार उत्थान और अपर्दन संयुक्त क्रिया की अवधि लंबी होती है, जबकि केवल अपर्दन की अवधि छोटी होती है। तो पेंक का ये कहना है कि जैसे उत्थान हो रहा है तो अपर्दन भी हो रहा है, ठीक है, और उत्थान एवं अपर्दन की प्रक्रिया ये लंबी है, जबकि केवल अपर्दन की प्रक्रिया छोटी है।
ये देखिए बात करें यहाँ पर, ये उत्थान एवं अपर्दन संयुक्त रूप से हो रहा है, जबकि यहाँ अगर बात करें तो केवल अपर्दन हो रहा है, उत्थान तो हो ही नहीं रहा। अगला जो है ढाल के संबंध में, तो देखिए ढाल के संबंध में डेविस ने ढाल का ह्रास अति सामान्यकृत व्याख्या किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्रमिक ऊर्ध्वाधर ह्रास की बात की और बताया कि ढाल का ह्रास जो है 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है। फिगर को आप देखें इस प्रकार से, और ये जो अंतिम वाला है इसको बोलते हैं पेनिप्लेन। वहीं पेंग के अनुसार ढाल का ऊर्ध्वाधर ह्रास नहीं होता है, बल्कि ढाल का क्षैतिज विस्थापन होता है, ध्यान रखना है, जिसमें कि एक ढाल दूसरे ढाल का स्थान ग्रहण करती है और पीछे की ओर खिसकती है। पीछे की ओर जाने से ढाल की तीव्रता बढ़ जाती है। पेंग ने बताया कि ढाल का क्षैतिज प्रतिस्थापन 3 दशाओं में होता है, उत्तल, समतल, अवतल। देखिए ये फिगर में आप ढाल प्रतिस्थापन मॉडल को देख सकते हैं। ये हटा, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे ये होते जा रहा है। बात करें संप्राय मैदान के संबंध में मतभेद की, तो कहता है कि दोनों विद्वानों के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम स्थलाकृति जो है ये आकृति विहीन होती है। इसके बावजूद दोनों विद्वानों के संप्रदाय मैदान के संकल्प में कुछ अंतर है। मूल बात तो यह है कि आकृति विहीन मैदान होगा स्थलाकृति, फिर भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है? तो देखिए डेविस के अनुसार जब अनुवर्ती नदी भूखंड को अपर्दित करके आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो आकृति विहीन संप्रदाय मैदान का निर्माण होता है, और इस मैदान को उन्होंने पेनिप्लेन कहा है। जबकि पेंग के अनुसार आकृति विहीन मैदान 2 तरह के होते हैं, एंड्रम्फ एवं प्राइमरफ। जब अनुवर्ती नदी आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो एंड्रम्फ का विकास होता है, और एंड्रम्फ में पाए जाने वाले कठोर टीले को इंसेलबर्ग कहते हैं। जबकि जब परिवर्ती नदियां इंसेलबर्ग को अपर्दित कर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो इसे प्राइमारफ का विकास होता है। ठीक है, जो पहले कठोर टीला है उसे इंसेलबर्ग कहा गया, फिर जब इसका भी अपर्दन हो गया तो ये है प्राइमारफ। आगे कहता है कि डेविस के अनुसार पेरिप्लेन का पुनः उत्थान होता है, जबकि पेंग के अनुसार प्राइमारफ का पुनः उत्थान होता है। अगला जो मतभेद है चक्रीय प्रक्रिया से संबंधित मतभेद, इसकी अगर बात करें तो डेविस महोदय ने संपूर्ण भौगोलिक चक्र को 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है तरुणा, अगला है प्रौढ़ा और तीसरा है जीर्णावस्था। बात करें इन अवस्थाओं की तो कहता है तरुणावस्था में निक्षेप उच्चावच स्थिर रहता है और लंबवत अपर्दन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती रहती है एवं शीर्ष अपर्दन द्वारा सरिता का दीर्घकरण होता है। ये हम लोग फिगर में अभी देखेंगे। प्रौढ़ावस्था की बात की जाए तो कहता है जल विभाजक के शिखर भाग का अपर्दन प्रारंभ होने से तथा घाटी गर्तन कम होने के से क्रमशः निक्षेप व सापेक्ष उच्चावच जो है ये घटने लगता है, और ये अवस्था प्रौढ़ावस्था में होती है। बात करें जीर्णावस्था की तो जीर्णावस्था की प्रक्रिया लंबवत अपर्दन समाप्त होने के बाद शुरू होती है। पार्श्विक अपर्दन द्वारा घाटियां उथली एवं चौड़ी होती जाती है, किनारों में जो अपर्दन होता है। उसके बाद कहता है पृष्ठवर्ती अपर्दन द्वारा पर्वतों के आकार में ह्रास होने के कारण निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटता है, और अवस्था के अंत में आकृति विहीन समतल मैदान जो है जो पेनिप्लेन जिसे कहते हैं इसका निर्माण होता है, और पेनिप्लेन सतह पर यत्र तत्र बिखरी हुई छोटी पहाड़ियों को मोना डनाक कहा जाता है। देखिए ये जो भी हम लोगों ने पीछे बात करी तो ये सारा अवस्था एक साथ दिखाया गया है। स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो रहा है यहाँ पर। फिर देखिए धीरे धीरे ये तरुणावस्था में है, इस पॉइंट की बात करें तो ये प्रौढ़ावस्था में, और जीर्णावस्था की ये सिचुएशन है जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा। फिगर को आप जरूर एक बार देखें, बना लें। देखिए पेंग के अपर्दन चक्र की निम्नलिखित कुछ प्रक्रिया है। ये है, कहता है कि प्रारंभ में मंद गति से तत्पश्चात तीव्र गति से उत्थान होता है। अत्यधिक तेज प्रवाह के कारण घाटी जो है ये गहरी होती है। लगातार निम्नवर्ती अपर्दन तथा घाटी गर्तन के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला जो इनका है ये है
प्रवस्था अ, प्रवस्था ब और स। इसमें देखिए क्या कहता है, निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होने के साथ साथ सापेक्ष उच्चावच भी स्थिर रहता है एवं घाटी का पार्श्व ढाल जो है ये सीधा होता है। बात करें प्रवस्था ब की तो कहता है निरपेक्ष व सापेक्ष दोनों उच्चावच स्थिर होते हैं। और अंतिम स की बात करें तो कहता है स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, पुनः सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, किंतु निरपेक्ष उच्चावच जो है ये कमने लगता है। और अगला जो इनका प्रक्रिया इसमें कहता है कि पार्श्विक अपर्दन द्वारा घाटियां चौड़ी होती है, शिखर तल में कमी द्वारा निरपेक्ष उच्चावच कम होता है, समानांतर निवर्तन द्वारा पार्श्व घाटी का ऊपरी भाग बासचुजैन या गुरुत्व ढाल तथा निचला भाग हाल्डेनहेग बन जाता है। पुनः बासचुजैन नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी इंसेलबर्ग में बदल जाता है तथा संपूर्ण क्षेत्र में अवतल ढाल वाले हाल्डेनहेग का विस्तार होता है, जिसे इड्रम्फ कहते हैं। बात करें यहाँ पर देखिए फिगर की, तो उत्थान की दर काफ़ी तेज है, यहाँ पर उत्थान समाप्त हो रहा है, उसके बाद जो है निरंतर बढ़ रहा है। और घाटी की तली की तो ये देखिए वी आकार की घाटी धीरे धीरे अपर्दन में जो है ये घाटियाँ गहरी हो रही है, फिर घाटियों में जो है ये चौड़ापन आ गया है। यहाँ पर देखिए वी आकार की घाटी जिसे बासचुजैन कहा गया, और ये जो इस तरह से अपर्दन हुआ है यहाँ पर, ये देखिए हाल्डेनहेग आधार तल की ऊंचाई यहाँ से अगर मापी जाए तो देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से ये नीचे आते जा रहा है और ये इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं नोट्स से। ये तो काफ़ी तेज़ी में हम लोगों ने कवर किया, लेकिन आप अगर आप इसे लिख कर स्थिर से 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।